नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहां पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर चल रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता में हम भारत के प्राचीन इतिहास को, भारत के अतीत को, भारत की प्राचीन संस्कृति को, भारत की सभ्यता को जान रहे हैं। और इसी में हमने भारत में आर्यों का आना किस तरह से हुआ, ये भी हमने पढ़ना अपने पिछले सेशन में स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि अब हम जो शुरू करेंगे वो सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ थे, वेद पुराण थे, वो किस तरह से हमारे देश में आए वो हम पढ़ेंगे। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान हमने आर्यों का आना पहले हमने पढ़ा और उसके बाद हमने यहाँ पर किस तरह से आर्य हमारे देश में प्रवेश हुए उसके बारे में हमने पढ़ा। और हमने यहाँ पर बहुत सारी बातें पढ़ी कि किस तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी दुर्घटना से हो गया या जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती है। और सिंधु नदी अपने भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है जो नगरों और गांवों को बहा कर ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन में धीरे धीरे जमीन सूखती गई और खेतों पर रेगिस्तान छा गया। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई और जिससे शहर की जो जमीन की सतह है वो ऊंची उठती गई और नगर वासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं और वे इस बात का सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी भी दीवारें ऊंची उठाई गई। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद यह ज्यादातर रेगिस्तान रह गया। इसीलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तन ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया होगा। तो कैसे ये सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त हुई होगी, कैसे सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म हुई होगी, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा कारण है मौसम परिवर्तन, यानी कि एक तो वहां पर यह है कि जो सिंध नदी है वो उसमें बाढ़ जो है उसकी बाढ़ बहुत ज्यादा प्रचलित है, यानी कि वो अपने साथ कई बड़े इलाके, कई बड़े गांव तक बहाकर ले जाती है, कई बड़े शहर तक बहाकर ले जाती है उसकी जो बाढ़ होती है। तो उसी के कारण वहां पर आपने जैसे कि हमने इसमें पढ़ा कि जो बार बार रेता जो उसमें आता था उससे कई परतें उसमें जमीन में बन गई थी और जिससे वहां पर लोगों को अपने मकान जो है ऊंचे टीलों पर बनाने पड़ते थे। और इतना ज्यादा कई बार रेता आ जाता था कि जो दीवारें हैं वो हर बार जो जैसे समय के साथ साथ उन्हें अपने घर की दीवारें भी ऊंची उठानी पड़ती थी। और मेन कारण था कि मौसमी परिवर्तन जो है उन इलाकों के निवासियों और रहन सहन की पद्धति को हर बार प्रभावित करते थे। लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नगर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो है कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी। इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है। जैसे कि हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था कि ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं है, ये केवल सिंध से शुरू होकर पंजाब तक नहीं गई है, ये पूरे गंगा घाटी तक फैली हुई सभ्यता है। ये एक बहुत दूर तक फैली हुई सभ्यता है, क्योंकि खुदाई तो केवल कुछ ही स्थानों पर की गई थी तो वहीं पर इसके अवशेष मिले हैं, लेकिन इसके अवशेष बाकी जगह भी हो सकते हैं। तो इस बात गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली होने के बात को, यानी इस बात पर फैसला लेने के पास हमारे पास पर्याप्त आंकड़े तो नहीं है, लेकिन वह बालू जिनसे इसमें कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर जिसने
जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने यह सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसको सुरक्षित भी इसी बालू ने किया था। जो ये बालू बह कर आता था, ये उसके ऊपर परत के ऊपर परत बना देता था, जिससे कि ये ऊपर जमीन के नीचे सुरक्षित हो गई इसी तरह से। जबकि जो दूसरे शहर थे और जो दूसरी प्राचीन सभ्यताएं थी, उनके जो प्रमाण थे वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे थे, समय के साथ नष्ट हो गए थे और बाद में खंड खंड भी हो गए थे, यानी कि बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा हो गए थे, समाप्त हो गए थे। और इसके साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी और बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी। क्योंकि नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। तो यहाँ पर बताया कि इसमें जो ये टुकड़ा टुकड़ा होने का जो ये सिलसिला था, ये इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं, यानी कि थोड़े ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही साथ समाप्त हो गया था। ये सारी चीजें जो है वो थोड़ा थोड़ा करके समाप्त हुई थी, थोड़ा थोड़ा करके टूट रही थी। और कृषि की बहुतायत थी। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बताया है कि सिंधु घाटी की जो ये सभ्यता थी, यहाँ ये इसमें जो मिट्टी थी वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। तो कृषि की बहुतायत थी, गोकी नगर और थोड़ा बहुत जो शहरी जीवन था वो अभी भी मौजूद था। खेतीहर पक्ष पर जोर शायद नवागंतुकों ने दिया होगा। जो खेतीहर पक्ष है, खेती करने का जो पक्ष है, उस पर जोर नवागंतुकों ने दिया होगा, यानी कि जो नए लोग आए होंगे उन्होंने दिया होगा। जो आर्य थे और उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार आए, ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। ऐसा माना जाता है कि जो आर्यों का प्रवेश हमारे देश में हुआ वो सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता को लगभग 5 से 6000 वर्ष पूर्व की माना जाता है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के 1000 वर्ष बाद ये आर्यों का आना भारत में, यानी कि आर्यों का प्रवेश भारत में शुरू हुआ। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हों, क्योंकि इन सारी चीजों का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, कोई स्पष्ट रूप से प्रमाण नहीं है कि कब आए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इतना ही गैप, 1000 वर्ष का जो गैप है, 1000 वर्ष का जो गैप है वो ना हो। और ऐसा भी हो सकता है कि पश्चिमोत्तर दिशा से ये भारत में धीरे धीरे इनके कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हों, यानी कि थोड़े थोड़े टाइम बाद ये लोग प्रवेश करते रहे हों, आते रहे हों, भारत में जज्ब होती रही हो। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ, जो संभवतः सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रतिनिधि थे। सबसे पहला जो समन्वय, सांस्कृतिक समन्वय, वो उन लोगों के बीच हुआ जो कि भारत से जो बाहर से आए हुए जो आर्य थे और जो भारत की सिंधु घाटी के जो द्रविड़ जाति के लोग थे, उनके बीच सभ्यता, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो प्रतिनिधि थे, उनके बीच बहुत अच्छा जो मेल जोल हुआ होगा, वो सबसे पहला था समन्वय, इस सांस्कृतिक समन्वय जिसे कहा जाता है। इसी समन्वय और मेल जोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। इसी समन्वय से, उसी टाइम जो ये समन्वय हुआ, उसी टाइम जो ये मेल जोल बढ़ा, इसी से भारतीय जातियों की
और बुनियादी भारतीय संस्कृति यानी कि भारतीय संस्कृति की बुनियाद जो है वो यहीं से शुरू हुई, यहीं से स्टार्ट हुई, और जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं, और जिसमें भारतीय संस्कृति की जो बुनियाद है उसमें इन दोनों सभ्यताओं के तत्व जो है वो साफ दिखाई पड़ते हैं। और बाद के युगों में और भी बहुत सी जातियां आई, सबने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिलकर रह गए। और फिर बाद के जो युग आए उनमें भी बहुत सी जातियां भारत में आई, और उन्होंने सबने एक दूसरे पर अपना प्रभाव डाला, यहाँ की संस्कृति सभ्यता पर अपना प्रभाव डाला, और फिर सभी लोग यहाँ पर घुल मिलकर रहने लगे। अब प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराणों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। सबसे पहले समझा जाता था कि जो भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना जो इतिहास है वो वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बाद में बहुत मतभेद रहा, यानी कि जो वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में जो मतभेद, वो बहुत सारे जो मतभेद हैं कि समय के निर्धारण के बारे में, वैदिक युग में समय के निर्धारण के बारे में बहुत से मतभेद रहे। यूरोपीय विद्वान जो थे प्रायः इसका समय बहुत कम मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले मानते हैं। किस तरह से भारत का जो इतिहास था उसमें सबसे पुराना इतिहास वेदों को माना जाता है, और वैदिक युग का जो समय है, काल यानी कि समय, वैदिक युग का काल निर्धारण के बारे में बहुत सारे मतभेद थे कि वैदिक युग कब आया। वैदिक युग के समय को निर्धारित करने के बारे में बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग मत थे, अलग अलग उनके अलग अलग बोलते थे इस चीज के बारे में। जैसे यूरोप के जो विद्वान थे वो कहते थे कि इसका समय तो बहुत बाद में आया, बहुत बाद में इसका समय आया, और भारतीय विद्वान कहते हैं कि इसका जो समय है वो बहुत पहले आ चुका था। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। आजकल के जो विद्वान हैं वो ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उनका समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई। देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि आजकल के जो जो विद्वान हैं, आप क्लास 8 में हैं और आपकी एसएसटी की जो बुक है, इतिहास की आपकी जो बुक है, उसमें भी आपको भारत में आर्यों का किस तरह से आना हुआ, भारत में किस तरह से वेद पुराण हमारे आए, धर्म ग्रंथ हमारे किस तरह से चले, वो सारी चीजें आप अपनी एसएसटी यानी कि आप जो सामाजिक की आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें भी आप पढ़ रहे होंगे। तो उसमें भी यही सारी चीजें आपको दी गई हैं कि किस तरह से जो आज के विद्वान हैं वो ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर जो मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो तब पता चला कि आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथ वो पुराने थे, यानी कि और भी पुराने थे, बहुत ज्यादा पहले के थे। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा। जो मैक्स मूलर थे उन्होंने आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द इन्होंने इसको कहा गया। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना थी, और भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया और वेदों अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्य की संस्कृति की अपेक्षा
अवेस्ता के अधिक निकट है। यहाँ पर बताया गया है कि भारत की जो समृद्ध भूमि है उसमें प्रवेश करने के समय पर जो आर्य थे वो अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी, और जो भारत की धरती है उस पर भी उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया था, उन्हीं विचारों को प्लावित किया था, उन्हीं विचारों को फैलाया था, उन्हीं विचारों को फलीभूत किया था। और वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी बहुत ही अद्भुत साम्य है, यानी कि समान है ये। और कहा गया है कि वेद जो है वो भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृति की जो वेद हैं वो भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। तो वेद क्या है? वेदों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। बहुत से जो हिंदू हैं वो वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था, क्योंकि जो वो टाइम था उस समय विचारों की जो आरंभिक अवस्था थी उस समय कैसे मनुष्य ने अपने आप को व्यक्त किया था, अपने आप को एक्सप्लेन किया था। वह मनुष्य सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है जिसका अर्थ है जानना। वेद शब्द की जो उत्पत्ति है वो विद धातु से हुई है और जिसका अर्थ होता है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है कि अपने समय के ज्ञान का संग्रह। वेद का जो सीधा साधा अर्थ अगर लगाया जाए तो वो है अपने समय के ज्ञान का संग्रह करना। तो उस समय क्या था कि लोग जो थे उन्होंने अपने ज्ञान का संग्रह किया, अपने अनुभवों का संग्रह किया। तो उसी को यहाँ पर वेद बताया गया कि वेद का जो सीधा साधा अर्थ था वो था अपने समय के ज्ञान का। उन्होंने अपने अपने समय के ज्ञान का अपने समय के ज्ञान का संग्रह किया। उनमें ना तो मूर्ति पूजा है, न देव मंदिर है, न वैदिक युग में आर्यों के जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत स्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे, जो उस समय वेद का अर्थ था। देखिए यहाँ पर हमने क्या जाना कि वेद का जो लोग हैं आज के जो बहुत हिंदू हैं, आज जो हम मानते हैं वेदों को हम एक प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। वेद को हम हिंदू धर्म का ग्रंथ मानते हैं। वेद हिंदू धर्म का ग्रंथ है तो उसको हम अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, लेकिन असल में वेद है अपने समय के ज्ञान का संग्रह करना। तो उन्होंने अपने समय के ज्ञान का जो संग्रह किया था उस समय पर ना तो कोई मूर्ति पूजा थी और ना ही कोई देव मंदिर था। और वैदिक युग के जो आर्य थे उनमें जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया था। वो लोग जीवन के प्रति इतने जोशीले थे, जीवन के प्रति इतने उत्साहित थे कि उन्होंने अपनी आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया था और वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत स्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। वो लोग मृत्यु के बाद भी एक जो अस्तित्व इंसान का बना रहता था उस पर वो लोग विश्वास करते थे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को सुप्रभात। जीआईसी भवान, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हैंड रेज कीजिए। यस, वेरी गुड। बच्चे माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप क्या पढ़ रहे हैं अभी? भारत की खोज। यस, हिंदी की जो आपकी सेकंड बुक है। आप क्लास 8 के बच्चे हैं? यस मैम।
हाँ जी। तो हिंदी की जो आपकी सेकंड बुक है भारत की खोज, उसका चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 थे, अहमदनगर का किला चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 था तलाश, वो हमने पढ़ लिया है। और ये बुक मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई है, जब वो अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने का कारावास जो है उस व्यतीत कर रहे थे। 5 महीने का कारावास बिता रहे थे। उस समय उन्होंने ये बुक लिखी थी और इसमें उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत की सभ्यता के बारे में और भारत में किस तरह से आर्यों का आना हुआ, भारत के जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, वेद पुराण हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीजें आप अपनी हिस्ट्री की बुक में भी पढ़ रहे होंगे। तो अभी शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कौन सा आपका सब्जेक्ट चल रहा है। तो ये बच्चे आपकी हिंदी की सेकंड बुक है भारत की खोज, ठीक है? यस मैम। तो अगर आप लोगों को किसी भी बुक में, कोई चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई दिक्कत है, आपको कोई टॉपिक नहीं आता हिंदी व्याकरण में, तो आप सारी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तो आप प्लीज खड़े होकर कुछ भी प्रश्न जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं पूछना है। नो मैम। ओके। जो आपकी फर्स्ट बुक जो आपकी फर्स्ट बुक है वसंत, उसमें भी काफी चैप्टर मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। तो उसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप सारे जो आपकी समस्याएं हैं वो मुझे बता सकते हैं। और हिंदी व्याकरण में भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे समास, अलंकार या और भी जो भी चीजें हैं जो आपको एक बारी में समझ में नहीं आती हैं, आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनका भी रिवीजन आपको करवा दूंगी। वैसे तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य और अलंकार, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं आपकी हिंदी व्याकरण में। तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जीआईसी तंगसा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं बच्चे? यस, वेरी गुड। यस मैम। और बताइए बच्चे, कोई प्रॉब्लम आपको किसी हिंदी व्याकरण से संबंधित, या आपकी जो फर्स्ट बुक है वसंत, आपकी भाग 3, या आपकी जो दूसरी पाठ्य पुस्तिका है, अभी हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी? हिंदी। यस, हिंदी में कौन सी बुक पढ़ रहे हैं हम अभी? भारत की खोज। यस, भारत की खोज का कौन सा चैप्टर? सिंधु घाटी सभ्यता। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चैप्टर 3 हमारा चल रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता, और इसके पहले के जो 2 चैप्टर हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको आपकी जो फर्स्ट बुक है वसंत भाग 3, उसमें भी कोई अगर दिक्कत परेशानी है, किसी चैप्टर में कविता का भावार्थ समझ नहीं आ रहा है, या चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, या व्याकरण से संबंधित कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो। यहाँ से जो भी आपको पढ़ाया जाता है, आपको चीजें समझ में आती है? यस मैम। से संबंधित जो भी क्लास में कराया जाता है, क्या आप उसे क्लास में कॉपी में नोट डाउन करते हैं? जी। यस, वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर। सभी बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर वेद के बारे में पढ़ रहे हैं कि बहुत से जो हिंदू हैं वो लोग वेदों को एक प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। तो बहुत सारे हिंदुओं में हम भी वेद को धर्म ग्रंथ ही मानते हैं, लेकिन यहाँ पर वेद की एक अलग ही अर्थ वेद का बताया गया है कि ये अपने समय के ज्ञान का संग्रह है। तो इसमें ना तो कोई मूर्ति पूजा के बारे में बताया गया है, ना ही कोई देव मंदिर के बारे में बताया गया है। और जैसे कि यहाँ पर बताया कि जो वैदिक युग आया, उस वैदिक युग में जो आर्य लोग थे, उनका जीवन के प्रति बहुत ज्यादा उनमें जीवन के प्रति बहुत ज्यादा उमंग थी, उत्साह था, जोश था, कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया और वे मृत्यु के बाद किसी
के किसी प्रकार के अस्तित्व पर बहुत स्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। यानी कि वो कहते थे मृत्यु के बाद भी जो इंसान का अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं बना रहता है। और जो पहला वेद था यानी कि जो ऋग्वेद था, शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। जो ऋग्वेद है वो मानव जाति की पहली पुस्तक है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पर हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है जो ऋग्वेद है वो मानव मन का सबसे पहला आरंभिक उद्गार है। जैसे कि इसमें बताया कि इंसान वेद जो है वो अपने समय का ज्ञान है, अपने समय के अनुभव है। तो ऋग्वेद जो है वो मानव मन का सबसे आरंभिक उद्गार है कि मानव के मन में जो सबसे पहले था वो ऋग्वेद में बताया गया है। काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए थे। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश प्रारंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त न हुई। तो ऋग्वेद यानी कि जो सबसे पहला वेद था ऋग्वेद, वो मानव जाति की सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है और यही मानव मन का आरंभिक उद्गार है। मानव को जो सबसे पहले अनुभव हुआ था उसके का जो सबसे पहला ज्ञान था यहाँ पर आने का, जो उसको सबसे पहले जो चीज मिली थी उस चीज का उसने वर्णन इस पुस्तक में किया। और इस पुस्तक में काव्य प्रवाह यानी कि काव्य के ढंग से भी बताया गया है। प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति जो हर्षोन्माद है वो भी इसमें मिलता है। और इसके अलावा मनुष्य के जो साहसिक कारनामे थे उस टाइम पे उनका रिकॉर्ड भी मिलता है और जो बहुत लंबे समय पहले किए गए थे। और इसके बाद जो ये पुस्तक जब आई उसके बाद भारत ने एक ऐसी तलाश शुरू की जो कभी भी समाप्त नहीं हुई। तो बच्चों, आज हमने भारत में जो आर्यों का आना और भारत के जो वेद हैं उनके बारे में पढ़ा। आज का जो सेशन हमारा है वो यहीं पर समाप्त होता है। जो भी हमने आज चीजें पढ़ी हैं आप उसको घर में एक बार जरूर रिवाइज कीजिए, जरूर एक बार पढ़िए। इस चैप्टर को शुरू से पढ़िए कि किस तरह से क्या क्या चीजें सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान हुई थी। तो हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।